तो चलिए आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड है जिसे मानक अवस्थाओं में बनाया जाता है, अतः इसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। मानक अवस्था वह अवस्था होती है जब हम निकाय का यानी कि सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं और वहाँ पर गैस का दाब 1 एटीएम तथा विलयन की जो सांद्रता होती है 1 मोलर रखा जाता है। तो जो इन तीनों कंडीशन का पालन करता है यानी कि जो निकाय इन तीनों कंडीशन का पालन करता है वह कहलाता है मानक अवस्था। तो जब हम मानक अवस्था पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निर्माण करते हैं और यही कहलाता है हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सभी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापे जाते हैं। जैसे हमें किसी इलेक्ट्रोड का विभव निकालना है तो किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव निकालने के लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का क्या करेंगे, हेल्प लेते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से ही हम किसी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन करते हैं। तो इसलिए हमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में जानना जरूरी है। जब तक हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी धातु के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान नहीं निकाल सकते। तो IUPAC ने ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है इसका सिद्धांत दिया है और उन्होंने बताया हुआ है कि जब भी हम किसी का मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे तो वो हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष निकालेंगे, इसलिए इसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के मान की। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो होता है 0.00 वोल्ट, यानी कि ये मानक रूप से यही माना गया है। तो जब भी हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का वैल्यू देखें तो हमेशा 0 वोल्ट मानकर चलेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की संरचना और इसके कार्य की और इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो देखिए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बनाने के लिए हमें जरूरत होगी एक पात्र की जिसमें कि एक विलयन भरा होगा और विलयन जो होगा वो होगा HCl जिसकी सांद्रता होगी 1 मोलर। क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी मानक अवस्था लेते हैं तो मानक अवस्था में विलयन की सांद्रता होती है 1 मोलर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, जरूरी नहीं कि इस विलयन की जो सांद्रता हो वो 1 मोलर हो। यहाँ पर मेन जो बात है इसमें जो H+ आयन है यानी कि HCl में जो H+ आयन है उसकी सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। अब इस विलयन में हम एक प्लेटिनम पत्र डालेंगे। तो ये जो प्लेटिनम पत्र है एक तार से जुड़ा होगा और वो तार भी प्लेटिनम का बना होगा, यानी कि जो प्लेटिनम पत्र हम लोगों ने डुबोया उसे हम प्लेटिनम वायर से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब इस प्लेटिनम वायर के चारों ओर हम एक ग्लास जैकेट लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्लेटिनम पत्र के चारों ओर एक ग्लास जैकेट लगा हुआ है जिसमें कि एक होल होता है। आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर होल दिखाई देगा। तो ऊपर जो स्ट्रक्चर है ये है ग्लास जैकेट और अंदर इसके हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और हाइड्रोजन गैस हम जो प्रवाहित करेंगे उसका वायुमंडलीय दाब होगा 1 एटीएम। जब ये हाइड्रोजन गैस अंदर आएगी तो ऊपर बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उसमें ग्लास जैकेट लगा हुआ है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये प्लेटिनम पत्र से अभिक्रिया करेगा। तो प्लेटिनम पत्र का ये गुण होता है कि ये हाइड्रोजन को अवशोषित भी करता है और अधिशोषित भी करता है। तो अधिशोषण का मतलब मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब कोई वस्तु या कोई पदार्थ किसी भी वस्तु के सरफेस पे चिपकता है तो उसे हम बोलते हैं अधिशोषण। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो प्लेटिनम के सरफेस पे चिपक जाएगा। परंतु जब ये हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम पत्र के अंदर यानी प्लेटिनम पत्र के अणु के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अवशोषण। तो अधिशोषण और अवशोषण में अंतर है। अधिशोषण में क्या होता है वो सरफेस पे होता है और अवशोषण का मतलब क्या होता है वो अणुओं के अंदर चला जाता है। तो जब हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण और अवशोषण होता है तो वो पूरी तरह से प्लेटिनम पत्र द्वारा अवशोषित नहीं होता। तो कुछ जो हाइड्रोजन गैस होते हैं वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। तो आप बुलबुले के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस को निकलते हुए। तो आपको ये जो संरचना दिख रही है यही संरचना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। आइए अब देखते हैं कि हम इसे कैसे लिखते हैं। तो लिखने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए एक पात्र में हाइड्रोजन क्लोराइड का 1 मोलर विलयन लेते हैं। अब इस 1 मोलर विलयन में हम प्लेटिनम तार से जुड़े हुए एक प्लेटिनम पत्र को डुबो देते हैं।
प्लेटिनम पत्र तथा प्लेटिनम तार चारों ओर ग्लास जैकेट लगाकर उसमें 1 एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने पीछे देखा था कि प्लेटिनम पत्र तथा प्लेटिनम तार चारों ओर से ग्लास जैकेट द्वारा ढके होते हैं और उसके अंदर हम 1 एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो प्लेटिनम पत्र है वह प्लेटिनम पत्र हाइड्रोजन गैस का अवशोषण एवं अधिशोषण दोनों करता है। तो अधिशोषण और अवशोषण मैंने आपको बताया ही है। यह निकाय में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं पृष्ठ यानी कि सतह देता है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम आगे वीडियो में समझेंगे, वहां पर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने बताया था कि हाइड्रोजन की वह मात्रा जो प्लेटिनम पर अधिशोषित या अवशोषित नहीं होती वह विलयन से बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ये था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, कैसी अभिक्रियाएं होंगी, इनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पर ये प्लेटिनम पत्र है और हम मानेंगे कि यह हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल प्लेटिनम पत्र द्वारा क्या हो गया, एडसॉर्ब हो गया यानी कि अधिशोषित हो गया। तो यहाँ पर मैंने आपको बड़ा सा दिखा दिया है ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। अब ये जो हाइड्रोजन सतह पर चिपके हुए हैं वो क्या होंगे, इनकी प्रॉपर्टी ये होगी कि वो ब्रेक कर जाएंगे और 2H+ आयन का निर्माण करेंगे यानी कि हाइड्रोजन टूट जाएगा 2H+ आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। और यहाँ पर उत्पन्न होने वाले जो हाइड्रोजन आयन है वो प्लेटिनम की सतह को छोड़कर विलयन में चले आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो कि प्लेटिनम की सतह पर हो रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण, और यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहाँ हो रही है, प्लेटिनम की सतह पर हो रही है। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि यह अभिक्रिया को सतह प्रदान करता है, तो इसका मतलब यही है क्योंकि जो प्लेटिनम पत्र है यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया को सतह प्रदान कर रहा है। अब इस अभिक्रिया के साथ साथ एक और अभिक्रिया होगी, चूंकि विलयन में आपके H+ आयन बन रहे हैं। अब ये H+ आयन कहाँ से बने होंगे, तो जो विलयन में HCl है तो HCl टूटेगा तो H+ आयन और Cl- आयन में टूटेगा। तो ये जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे और इलेक्ट्रोड पर चूंकि इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे और हाइड्रोजन गैस में बदल जाएंगे। यानी कि जो विलयन में H+ आयन बना हुआ है वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक ऑक्सीकरण की और एक अपचयन की, और दोनों अभिक्रियाएं इस प्लेटिनम पत्र की सतह पर होती हैं। तो पहली अभिक्रिया में क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस थी वो प्लेटिनम की सतह पर चिपकती है और आपका टूट जाती है H+ आयन में और H+ आयन विलयन में चला जाता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पत्र पर रह जाते हैं। और दूसरे अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा कि जो HCl है HCl टूटता है तो इसके जो H+ आयन है वो प्लेटिनम पत्र से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यह अभिक्रियाएं प्लेटिनम के पृष्ठ पर होती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको याद रखना होगा, प्लेटिनम एक अक्रिय इलेक्ट्रोड है, अतः यह किसी प्रकार की अभिक्रिया नहीं करता। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इस जो इलेक्ट्रोड है यानी कि जो प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है वह अभिक्रिया में कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, यह सिर्फ पूरी अभिक्रिया में एक पृष्ठ यानी कि एक सतह की तरह कार्य करता है। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है यह एक अक्रिय इलेक्ट्रोड है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड वे इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया नहीं करते, बस ये चालक की तरह कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात हो गई प्लेटिनम की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव तथा अपचयन विभव दोनों शून्य होता है, अतः यह एनोड तथा कैथोड दोनों का कार्य करता है। तो किसी भी एकल इलेक्ट्रोड के विभव को मापना संभव नहीं है, यानी कि अगर हम किसी भी एक इलेक्ट्रोड यानी कि जैसे हमें एनोड या फिर कैथोड किसी एक का विभव मापना हो तो ये संभव नहीं होता, यानी कि हम सीधा सीधा किसी भी एक इलेक्ट्रोड के विभव को माप नहीं सकते। तो जब हम किसी भी एक इलेक्ट्रोड के विभव को माप नहीं सकते तो हम कैसे इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेंगे, हमको ये समझना है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है तब हम इलेक्ट्रोड विभव का मापन कैसे करेंगे, जब हम किसी एकल इलेक्ट्रोड विभव का मापन नहीं कर सकते तो हम पता कैसे करेंगे। परंतु ध्यान दीजिएगा कि जब दो इलेक्ट्रोड से बने सेल होते हैं हम उनका EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माप सकते हैं। तो
तो जब भी हमें किसी एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव पता करना होता है तो हम उसके लिए दो इलेक्ट्रोड को लेंगे। तो हम सिंगल एक इलेक्ट्रोड को लेकर कभी भी विभव का मापन नहीं कर सकते, मैंने अभी बताया। परंतु अगर हम दो इलेक्ट्रोड ले लें तो हम किसी एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। तो दो इलेक्ट्रोड का ईएमएफ ज्ञात करना सिंपल होता है। तो जब हमें दो इलेक्ट्रोड से बने सेल का ईएमएफ ज्ञात हो जाएगा तो हम किसी एक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। क्योंकि ईएमएफ के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बता रखा है कि ईएमएफ को ही हम ई सेल भी कहते हैं। तो जब हम ईएमएफ को ज्ञात कर लेंगे यानी कि ई सेल को ज्ञात कर लेंगे तो हमें कैथोड या एनोड के किसी भी एक इलेक्ट्रोड का जो भी इलेक्ट्रोड विभव है वो माप सकते हैं। तो इस सूत्र से एक इलेक्ट्रोड का विभव दूसरे इलेक्ट्रोड के सापेक्ष ज्ञात किया जा सकता है। तो अब दिमाग में बात आ रही है कि जब हम एक इलेक्ट्रोड का निकाल रहे हैं, दूसरे इलेक्ट्रोड का हमें पता नहीं है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आईपीएससी जो एक संस्था है उसने बोला है कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं तो उसके लिए हम मोलर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मापन कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं तो उसके लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष मापे जाते हैं। और अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो होता है 0 वोल्ट, क्योंकि यह मान लिया जाता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का जो मान होता है वो होता है 0 वोल्ट और इसी के सापेक्ष हम दूसरे धातु के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात करते हैं। हम किसी भी एक इलेक्ट्रोड का कभी भी इलेक्ट्रोड विभव नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये कैसा पात्र होता है, तो ये सब पीछे हम लोगों ने देखा। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके हम किसी दूसरे धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मापन करेंगे। तो आइए एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे हम किसी दूसरे धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जिंक धातु का एक इलेक्ट्रोड ले लिया जो कि जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है। तो ये हमारा एक प्रकार का अर्ध सेल है यानी कि दूसरा इलेक्ट्रोड है। अब इन दोनों अर्ध सेल को हम लवण सेतु यानी कि साल्ट ब्रिज द्वारा आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जैसा कि आप लोगों ने डेनियल सेल में देखा था। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम धातु की तार से इस प्रकार से जोड़ देंगे, जैसा कि आप इसमें आप देख सकते हैं। तो धातु की तार से जोड़ने के बाद इसमें बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं जिससे कि हम वोल्टेज को माप सके, यानी कि जब अर्ध सेल में वोल्टेज उत्पन्न होगी तो उस वोल्टेज को हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या करेंगे, मापेंगे। तो ये जो वोल्टेज हमें पता चलेगा वो हमारा होगा EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम ई सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें EMF मिला है वो मिला है 0.74 वोल्ट। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो बाएं तरफ है वो बायां अर्ध सेल है और हमारे जो दाएं तरफ है वो दायां अर्ध सेल है, जैसा कि पिछले अब डेनियल सेल में और बाकी सेल में आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्योंकि आगे हमें इसका उपयोग करना है इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। तो जो बायां अर्ध सेल है वो आपका एनोड का कार्य करता है और जो दायां अर्ध सेल है वो आपका कैथोड का कार्य करता है। तो अभी हम लोगों ने पीछे जो सेल यूज किया उसका हमें EMF यानी कि ई सेल पता था। तो पहले हम इस सूत्र को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कैथोड की जगह हम राइट लिख देंगे और एनोड की जगह लेफ्ट लिख देंगे। तो जब हम लोगों ने EMF पढ़ा था तो वहां पर मैंने ये चीजें आपको बताई थी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव के मापने की, तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो EMF आया यानी कि ई सेल की वैल्यू आया वो आया था आपका 0.74 वोल्ट और राइट साइड हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोड लिया है वो हमारा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका जो विभव होता है वो होता है 0 वोल्ट। तो हम यहाँ पर 0 वोल्ट लिख देंगे। अब जो हमारा लेफ्ट साइड है वो हमारा है जिंक इलेक्ट्रोड और हमको इसी का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है। तो जब हमें जिंक का इलेक्ट्रोड विभव निकालना है तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे और वैल्यू को निकालेंगे। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा EZN आएगा -0.74 वोल्ट।
तो यहाँ पर हम लोगों ने जिंक का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया। कैसे ज्ञात किया? तो हम लोगों ने ज्ञात किया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष। तो इस प्रकार हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। इसलिए मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं।